हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार जावेद आपको हमारी ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ शुरू करेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडियन हिस्ट्री में भी काम आया है, मॉडर्न हिस्ट्री में, प्लस इंडियन पॉलिटी में भी काम आया है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने का मेन मोटो ये है कि इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम ये समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन पॉलिटी में इनका क्या रोल रहा, किन किन एक्ट से कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए गए, किस किस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, कुछ कुछ यहाँ से भी लिए गए, तो उसके लिए पढ़ेंगे। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1773 टू 1858 एंड 1858 टू 1947। ऐसा इसलिए ये वाला जो सेक्शन था ये था कंपनी रूल एंड ये है क्राउन रूल, बीच वाला सेक्शन। 1773 टू 1858 कंपनी रूल है। 1857 के ग्रेट रिवॉल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स ने कंपनी रूल को कम्प्लीटली हटा दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया था और डायरेक्ट रूल कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। एंड 1858 से 1914 अप टू द इंडिपेंडेंस क्राउन रूल लगा सीधा सीधा। 1773 सबसे पहला एक्ट होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में कई सारी पावर्स थे, उसमें चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, दीवानी हो या निजामत हो। तो ब्रिटिशर्स से मेरा मतलब है क्वीन ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के एंड इंडिया से रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक एक्ट लेके आए जो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें जो सबसे पहला चीज इन्होंने करी वो ये था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को मोर पावर्स देके ये बहुत बढ़ा देंगे, वो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मोर पावर्स देके इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। एंड ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो थे लॉर्ड बार्नेट। प्लस इनके अंडर में बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ही पावर रहेगी बॉम्बे एंड मद्रास की भी, चाहे वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हो या रेवेन्यू रिफॉर्म्स हो। बॉम्बे मद्रास देन इनको असिस्ट करने के लिए 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर, एंड फर्स्ट टाइम लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग्स एंड बॉम्बे एंड मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर रखा। इसके अंदर नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इसी एक्ट में बनाया गया जो कि आगे आके 1774 में बन गया। इसके अंदर 3 जज प्लस 1 चीफ जज स्टार्टिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट में करा था। एंड लास्ट इसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर एक सीओडी जिसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक बॉडी बनाई गई। सीओडी के अंदर जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स थे या आप कैसे तो ब्रिटिश कैबिनेट से थे, और इनका काम ये था कि इंडिया में होने वाले सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू इन अफेयर्स के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अगर कोई मिलिट्री का कुछ रिलेटेड काम होता है या फिर कोई वॉर होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, रेवेन्यू से रिलेटेड हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, एंड अगर सिविल से रिलेटेड कुछ होता है
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना। इनका मेन मोटो ये था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी इंडिया की एक तरीके से नॉलेज रखना चाहते थे कि वहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये जो मेंबर्स थे ये अलग थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इनका काम था कि डायरेक्टली जो कुछ हो रहा है यहाँ से उनको रिपोर्ट करना। नेक्स्ट एक्ट आता है 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो भी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की प्रॉब्लम्स या उसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको सुधार करके एक नया एक्ट लाया गया जो था 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इतना से याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, टू इम्प्रूव द एक्ट द रेगुलेशंस मेड इन 1773 एक्ट, और ये 1781 में आया था। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो है 1784 जिसको पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या किया, मेजर रिफॉर्म ये था कि सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाए गए थे, इनको अलग काम सौंप दिया गया जो था कमर्शियल अफेयर्स। सीओडी के का जो मेन मोटो होगा वो था कि कमर्शियल अफेयर्स से रिलेटेड अगर कुछ वर्क होगा तो वो रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बीओसी, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनका काम ये था कि इंडिया में होने वाले सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स के बारे में रिपोर्ट करें। दिवानी मिलने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड के तौर पर बहुत सारी चीजें इंडिया से लेके गए, प्लस गिफ्ट आइटम्स के तौर पे भी वो ले जाते थे क्योंकि टैक्स फ्री होता था। तो इसी पे पकड़ बनाने के लिए कमर्शियल अफेयर्स की बॉडी बनाई गई सीओडी। सीओडी को बोला कि आप कमर्शियल अफेयर्स देखो, यहाँ की ट्रेड वगैरह देखो, रेवेन्यू जनरेशन वगैरह वो सब बीओसी संभालेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट एक्ट आता है 1830 चार्टर एक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसको आप कह सकते हो कि ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, मतलब सारी की सारी पावर्स कहाँ जा रही थी, सेंट्रल में एक चीफ के पास। 1833 चार्टर एक्ट के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहला आता है वो था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एम्पावर एक्स्ट्रा पावर देके इन्हें बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, गवर्नर जनरल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड बॉम्बे एंड मद्रास को बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उन्हें खत्म। बॉम्बे एंड मद्रास के पास में कोई भी पावर नहीं रहेगी कि वो लॉ मेकिंग में आए, सिर्फ जो मेन ऑफिसर या जो मेन कमांड जिनके हाथ में रहेगी वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कुछ भी रूल बनाना हो, कुछ भी लॉ बनाना हो तो वो बन के आएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से। इसके अंदर एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक कमर्शियल बॉडी थी जब वो इंडिया के अंदर आई थी एज एन ट्रेडिंग फर्म, तो मेन जो मोटो था उसका वो था कमर्शियल अफेयर्स। तो इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी से चेंज करके इसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। इसका रीजन ये था कि अप टू 1833 इंडिया के अंदर बहुत सारी टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर ली थी। तो अब ये ओनली ट्रेडिंग फॉर्म नहीं थी, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां का संभाल रही थी।
रूल कर लेती है वहाँ पे, इसीलिए कमर्शियल बॉडी को चेंज करके इनको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। नेक्स्ट एक्ट आता है, इस एक्ट में इंपॉर्टेंट ये तीनों, ये गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट है। देन बॉम्बे एंड मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर्स को खत्म कर दिया गया एंड कमर्शियल बॉडी से इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट में जो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, हमने 1773 में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के को असिस्ट करने के लिए 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। इस एक्ट के थ्रू एक मिनी पार्लियामेंट प्रोसेस बनाया गया कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो रहेगी प्लस एक नए 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बनाए गए। और समझ आई कि एग्जीक्यूटिव वर्क गवर्नर जनरल के अलग है एंड लेजिस्लेटिव वर्क्स अब अलग कर दिया। तो लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग के लिए 6 नए बंदे अपॉइंट किए गए। इन 6 में से जो 4 थे वो इंडियन थे और लोकल रिप्रेजेंटेशन थे, जो कि थे बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बेंगलोर। सिक्स न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बनाए गए, जिनमें से 4 जो थे वो लोकल रिप्रेजेंटेशन थे, बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बंगाल से। इसके अंदर जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो ये था कि ओपन सिस्टम इन सिविल सर्विसेज फॉर इंडियंस, कि इंडियंस को भी इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर आने का अधिकार दिया जाए, इनको भी एक चांस दिया गया, ओपन सिस्टम देना चाहिए। तो ओपन सिस्टम इन सिविल सर्विसेज फॉर इंडियंस, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में बोला गया एंड एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था मैक्यूले कमेटी, जो कि 1854 में बनी। मैक्यूले कमेटी जो थी वो इंडियंस को सिविल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई 1854 के अंदर। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। जो सबसे पहला आया कि 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए, बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बंगाल लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ओपन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया सिविल सर्विसेज में फॉर इंडियंस एंड इसके लिए कमेटी बनाई गई मैक्यूले कमेटी, जो कि 1854 में जाके बनी। इसके अलावा नेक्स्ट एक्ट हमारा आता है 1858, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जहाँ से क्राउन रूल शुरू होता है। ये यहाँ से एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव शुरू होती है, क्योंकि इन्हीं एक्ट से, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, इन एक्ट से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें ली गई, चाहे ड्यूअल गवर्नमेंट हो, डायरेक्ट ही हो या इस तरीके से और भी। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।